हेलो एंड वेलकम टू अ सेशन अबाउट लॉजिकल फैलेसीज। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि लॉजिकल फैलेसीज का टॉपिक क्लैट के लिए इररेलेवेंट है। हाउएवर, आपका लॉजिकल फैलेसीज का टॉपिक फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्लॉज यानी गलतियां इन द आर्ग्यूमेंट और द पैसेज, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड नंबर 2, कोई भी गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आपको फैलेसीज समझ में आनी चाहिए। अब फैलेसीज, सर आप वर्ड तो बोल रहे हैं, पर वर्ड का मतलब होता क्या है, आइए वो समझते हैं। तो लॉजिकल फैलेसीज गलत तरह से रीजनिंग करने का तरीका है। इस पर्टिकुलर केस में आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि आप जो भी अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सही तरह से रीजन ना करके आप अलग अलग तरीकों से उस आर्ग्यूमेंट को तो एड्रेस ना करें, बट अलग तरीकों से अपने पॉइंट को सही प्रूव करें या सामने वाले को गलत प्रूव करना चाहे, विदाउट एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट। उस मुद्दे की बात करे बिना अगर आप ये काम करते हैं तो आप एक फैलेसी कमिट कर रहे हैं। वो सुनने में हो सकता है भले ही सही लगे, पर असलियत में वो फैलेसी एक गलत तरीका है रीजनिंग करने का, तर्क या वितर्क देने का। तो आज हम 5 कॉमन फैलेसीज जो लोग कमिट करते हैं वो देखेंगे। तो ये तो आपके डेफिनेशंस या मतलब है उन फैलेसीज का। एंड राइट हैंड साइड पे जो एग्जांपल है वो डील करता है कि जब आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी या पापा से पूछने जाते हैं कि हमको गोवा ट्रिप पे जाना है, तो आपको वो जो रिस्पॉन्स देते हैं, जो आंसर्स देते हैं, उनमें किस तरह की फैलेसीज या गलतियां वो लोग कमिट करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहली फैलेसी या गलती है हेस्टी जनरलाइजेशन की। इसमें आपके पास एक इंसान का या लिमिटेड डेटा है और आप उस लिमिटेड डेटा के बेसिस पर एक पूरे यूनिवर्स के बारे में या पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। दोबारा मतलब समझ लीजिए, आपके पास बहुत लिमिटेड डेटा है और उस लिमिटेड डेटा के बेसिस पर आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में या बहुत लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। ये डेफिनेशन का मतलब है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? जब भी आप अपने मम्मी पापा से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पूछने जाएंगे, एंड आई एम श्योर जब भी आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस की जर्नी चालू करेंगे, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछने जाएंगे कि हमें शेयर मार्केट में पैसे डालने हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्स उनका यही आएगा कि हमारे एक दूर के अंकल थे, उन्होंने शेयर मार्केट में पैसे डाले, वो लुट गए, बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए, तो इस वजह से शेयर मार्केट में किसी को भी पैसा नहीं डालना चाहिए। अब जो भी शेयर मार्केट में पैसा डालता है, क्या उसका पैसा डूबता ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान, वो खुद शेयर मार्केट से ही बने हैं। तो अब सिर्फ उन एक अंकल का डेटा है आपके पेरेंट्स के पास, उन्होंने वो पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी ये धारणा बना ली, उन्होंने अपनी ये सोच बना ली कि ये जो पूरा शेयर मार्केट का धंधा है, इससे हर जना लॉस में या नुकसान में ही जाता है। गोवा ट्रिप के एग्जाम्पल में, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछने जाए कि मुझे गोवा ट्रिप पे जाना है और आपके पेरेंट्स आपको ये रिप्लाई दे कि मेरे फ्रेंड का बेटा भी गोवा ट्रिप पे गया था और उसको किसी ने चाकू दिखा के लूट लिया। अब उस एक पर्टिकुलर बच्चे या उस एक पर्टिकुलर इंसान के साथ कुछ हुआ, क्या इसका ये मतलब है कि जो भी गोवा जाता है उसके साथ वो होगा? वो गलत है। वो एक गलत तरह की रीजनिंग या फैलेसी है। तो ये तरह की रीजनिंग अडॉप्ट करना ये फैलेसी है और इसको अपन कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। एप्लीकेशन कैसे आएगा इसका? एप्लीकेशन आएगा जब पैसेज की स्टार्टिंग में वो आपको एक एग्जाम्पल दे और उस एग्जाम्पल के बेसिस पर वो प्रिंसिपल्स लिखना चालू कर दे कि एक लड़के, एक लड़की, एक वुमन, एक मैन के साथ कुछ हुआ है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पूरी पॉपुलेशन के साथ ऐसा ही होता है। जब इस तरह का आर्ग्यूमेंट होगा तो वो मोस्टली एक गलत तरह का आर्ग्यूमेंट होता है, जब तक आप और डेटा प्रेजेंट नहीं कर देते ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये एक्चुअल में यूनिवर्सल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। फैलेसी नंबर 1। अब देखते हैं फैलेसी नंबर 2। फैलेसी नंबर 2 क्या होती है? रेड हेरिंग। रेड हेरिंग नाम सुनने में बहुत अजीब लगेगा पहली बारी में, बट रेड हेरिंग इस फिश को कहते हैं। अब रेड हेरिंग से फैलेसी या गलती का नाम कैसे आया? तो ये जो हंटिंग डॉग्स को ट्रेन करते थे यूरोप में लोग, वो रेड हेरिंग की स्मेल को यूज करके ट्रेन करते थे। वो स्मेल को कैसे यूज करते थे? जब भी हंटिंग हुई है लेट्स से इस डायरेक्शन में, वो रेड हेरिंग या जो भी फिश है उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग थी, वो उसको एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते थे।
तो अब ये दो डायरेक्शन में जब फिश और हंटिंग की स्मेल जा रहे हैं, और डॉग को वो लोग सिखाते थे कि वो सही सेंट को फॉलो करना सीख जाए। अब ये फैलेसी, इसी कॉन्सेप्ट अलग डायरेक्शंस में लेके जाने से ही इस फैलेसी का नाम पड़ता है, जो कि नाम है रेड हेरिंग फैलेसी। इसका मतलब क्या है कि जिस मुद्दे की बात हो रही है, आप उस टॉपिक से बिल्कुल डिविएट करके अलग जाके एक अलग ही टॉपिक की बात करना चालू कर दें, वो चीज होती है रेड हेरिंग फैलेसी। अगर आपने अपने मम्मी पापा से आज जाके पूछा कि मुझे गोवा ट्रिप पे जाना है, और वो आपको बोलना चालू कर दे, अरे आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, तो अब वो आपको बोलना चालू कर दे कि आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। अब गोवा ट्रिप की बात को टाल के उन्होंने आपका माइंड टेम्पररीली डाइवर्ट कर दिया, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो टैक्टिक होती है पेरेंट्स की, दैट इज अ रेड हेरिंग फैलेसी। फैलेसी नंबर 3 इज अपील टू नंबर्स। अपील टू नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन फैलेसी है जो अपन सब लोग कमिट करते हैं, जिसे हम कॉमनली कहते हैं भेड़ चाल। आप लोगों को क्लैट क्यों क्लियर करना है, क्लैट क्यों देना है, एनएलयू में क्यों जाना है, बिकॉज बाकी लोग जा रहे हैं। तो वो एक सही तरह की रीजनिंग नहीं होती, वो एक सही तरह का वजह नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से। तो समथिंग इज गुड और जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग इट। इस केस में अपनी जो पूरी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी चीज पे टिका हुआ है कि मेजॉरिटी लोग अगर एक इंसान को या एक पार्टी को वोट दे दे, दैट मीन्स कि वो पार्टी हैज द सपोर्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन, वो पार्टी पावर में आ सकती है। इसमें गोवा ट्रिप के एग्जांपल में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछने गए हमें गोवा ट्रिप पे जाना है, और वो आपको बोले कि बाकी सारे जितने भी क्लासमेट्स हैं तुम्हारे, उन सबके पेरेंट्स ने मना कर दिया है उनके बच्चों को गोवा ट्रिप पे जाने से, इस वजह से तुम भी नहीं जा सकते। तो जस्ट बिकॉज बाकी पेरेंट्स ने मना कर दिया और बाकी बच्चे नहीं जा रहे, तुम भी नहीं जाओगे। दैट इज द अपील टू नंबर्स फैलेसी, कि जस्ट बिकॉज बहुत जगह वो चीज हो रही है, बहुत लोग उस चीज को मानते हैं, वो चीज सही है, वो गलत है। 10 अपील टू अथॉरिटी। ये आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत फायदा देगा। अपील टू अथॉरिटी का मतलब क्या है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत रेप्यूटेड रिनाउंड इंसान है, आपने उस पर्टिकुलर फिगर को, उस अथॉरिटी को, उस बॉडी को लेके अपने ऑप्शन में डाला और आपने बोल दिया कि जस्ट बिकॉज उस अथॉरिटी ने ये चीज बोली है, ये चीज सही है। पर ये गलत तरह की रीजनिंग है। क्यों? नंबर 1, अगर अथॉरिटी के पास खुद के पास कोई रीजन नहीं है और उसने बस वो चीज बोल दी है, तो उस अथॉरिटी को वैलिड नहीं माना जाता। नंबर 2, अगर आपने उस अथॉरिटी पर रिलाय किया है तो आपको उनकी रीजनिंग समझ में आनी चाहिए, तभी आप उनको आर्ग्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। मतलब आपका आर्ग्यूमेंट कभी भी सिर्फ ये नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज उन्होंने ये चीज बोली तो ये सही होगी, आपको वो रीजनिंग जस्टिफाई करनी भी आनी चाहिए। अब किन केसेस में अथॉरिटी को अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं वो समझते हैं, उसके पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब गोवा ट्रिप में इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर आप अपने पापा से पूछने गए कि मुझे गोवा ट्रिप पे जाना है और वो आपको बोले कि तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया, इस वजह से अब तुम गोवा ट्रिप पे नहीं जा सकते, तो उन्होंने आपके आर्ग्यूमेंट को एड्रेस नहीं किया, उन्होंने अथॉरिटी पे रिलाई किया कि मम्मी ने मना कर दिया। अगर आप मम्मी के पास गए, वो बोले पापा ने मना कर दिया। तो ये अथॉरिटी का गेम खेलना इज अ वेरी कॉमन टैक्टिक। अब इसका रेलेवेंस क्या होगा, या अथॉरिटी कब एक्सेप्टेड मानी जा सकती है? जब अथॉरिटी हो रिनाउंड एंड इम्पार्शियल। जब अथॉरिटी एक रिनाउंड अथॉरिटी होती है या इम्पार्शियल अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको UN एंड WHO का एग्जाम्पल दे दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो इन बॉडीज की अथॉरिटी को वैलिड माना जाता है। एंड नंबर 2, जब आप कोई भी अथॉरिटी को कोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे जो आपके ब्रोज होंगे वो आपको बोलेंगे कि इलॉन मस्क ने वो चीज बोली, इलॉन मस्क भाई ने बोला, दैट मीन्स कि वो चीज सही है। बट असल में वो एक गलत तरह की रीजनिंग है, क्योंकि आपको इलॉन मस्क का कारण ही नहीं पता। तो आपको उनका रीजन पता होना चाहिए एंड अथॉरिटी के पास वो रीजन होना चाहिए। अथॉरिटी बिना रीजन या बिना वजह, बिना बेसिस के वो चीज क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो अथॉरिटी ऐसी चीज कर रही है तो वो अथॉरिटी भी गलत होगी। तो ये दोनों केसेस में आप अथॉरिटी को मान सकते हैं। देन लास्ट फैलेसी फॉर द डे इज फॉल्टी एनालॉजी। फॉल्टी एनालॉजी का मतलब क्या है? एनालॉजी मतलब कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में अपना कंपैरिजन हो रहा है।
तो जस्ट बिकॉज दो चीजें सिमिलर लग रही हैं, दैट डज नॉट मीन कि दोनों सिचुएशंस में या दोनों चीजों के साथ सेम चीज होनी चाहिए, सेम आउटकम आना चाहिए। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप सबने सुना होगा, देखा होगा अपने साथ, अपने पीयर्स के साथ होते हुए। दो स्टूडेंट्स के 95% मार्क्स आए हैं 10th बोर्ड्स में। एक जने के पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि तुमको साइंस लेनी है, दूसरे जने के पेरेंट्स भी उसको यही बोलेंगे कि तुमको भी साइंस लेनी है। अब बिना कंपेयर करे कि दोनों बच्चे सिमिलर कैसे हैं, दोनों के 95% कैसे बनी, किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स थे, किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, ये बिना देखे जस्ट बिकॉज एक बच्चा साइंस ले रहा है, सोसाइटी में रेप्यूटेशन है साइंस का, दूसरे बच्चे को भी साइंस दिला दो। तो ये करना एक गलत तरह की रीजनिंग है जो आपको नहीं करनी चाहिए। और इसमें आप, वो रीजनिंग कब सही हो सकती है, जब आप ये प्रूव कर दो कि दोनों स्टूडेंट्स का साइंस में इंटरेस्ट है, दोनों के साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं, दोनों बच्चे एक्चुअल में साइंस करना चाहते हैं, तब आप जाके ये बोल सकते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स, एक जना अगर साइंस ले रहा है तो दूसरे को भी साइंस लेनी चाहिए। तो आपको फॉल्टी एनालॉजी नहीं करनी है, आपको ये बताना है कि दोनों चीजें सिमिलर कैसे हैं, तभी आप ये बोल सकते हैं कि जो एक जने या एक चीज के साथ हो रहा है वो दूसरी चीज के साथ भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप में जब हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था तो हम सबका एक्सपेक्टेशन था कि जस्ट बिकॉज हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और उनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग था, हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे। हाउएवर ऐसा हम सबको पता है नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली। एंड ये रीजनिंग करना एक गलत तरह की रीजनिंग है। एग्जाम में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपके मॉक्स में भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई स्कीम है, कोई रेगुलेशन है, एक तरह से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है। अब यूएस और यूके में फॉर एग्जांपल वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, तो इंडिया में भी वैसा ही होना चाहिए। अब ये आपके बायस पे खेल रहा है कि यूएस और यूके में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है तो अच्छी पॉलिसी ही होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यूएस और यूके इंडिया से सिमिलर कैसे हैं। जब तक आप वो सिमिलैरिटी प्रूव नहीं कर देते, तब तक आपकी रीजनिंग, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो ये हैं टॉप 5 फैलेसीज जो आपके सबसे ज्यादा काम की हैं फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। इनके प्रैक्टिकल पर्पस और इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं। होप यू कैन यूज देम इन योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन।